मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन VDP में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम रामेश्वरम चल रहे हैं और रामेश्वरम भारत के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस वीडियो में रामेश्वरम के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप रामेश्वरम दर्शन के बारे में यदि सोच रहे हैं तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, यहाँ रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी और यहाँ पर कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं और कुल कितना खर्च आएगा, जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगी और रामेश्वरम का संपूर्ण दर्शन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो आइए हमारे साथ करिए रामेश्वरम की संपूर्ण यात्रा। जय श्री राम। सर्वप्रथम हम आपको अवगत करा देते हैं कि आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में ही रेलवे स्टेशन मौजूद है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि आपके शहर से रामेश्वरम की डायरेक्ट ट्रेन मिलती है या नहीं। अगर आपको अपने शहर से रामेश्वरम की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप पहले मदुरई रेलवे स्टेशन पर आएँ और यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर है। इसके बाद अपना सफ़र बाय बस या बाय ट्रेन ही कर सकते हैं। अगर आपको मदुरई तक की ट्रेन भी नहीं मिलती है तो आप चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन तक आएँ और यहाँ से रामेश्वरम की ट्रेन ले लें। दूसरा विकल्प बाय रोड है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से रामेश्वरम आ रहे हैं तो आप वाया मदुरई रामेश्वरम आ सकते हैं। और तीसरा विकल्प है बाय फ्लाइट। रामेश्वरम का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है, तो यहाँ तक आप बाय फ्लाइट आएँ और मदुरई से आप बाय ट्रेन या रोड का सफ़र चुन सकते हैं। मदुरई से रामेश्वरम का बस का किराया लगभग 250 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ ही आप प्राइवेट टैक्सी का भी विकल्प ले सकते हैं। हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और अब आ गए हैं अग्नि तीर्थम। बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ के। अभी तक अग्नि तीर्थम को हमने फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा था। ये पहला अवसर है कि हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साक्षात इस दिव्य धरा को नमन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ ये देखिए छोटे छोटे बच्चे और अग्नि तीर्थम की बालू से ही शिवलिंग बना रहे हैं। कितना सुंदर, अद्भुत, अप्रतिम। मित्रों आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर अग्नि तीर्थम पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और अपने कपड़े यहीं पर छोड़ जाते हैं। तो या तो उन कपड़ों को आप एक नियत स्थान पर छोड़ें या फिर उनको अपने साथ ले जाएँ। इस जो घाट है, घाट पर न छोड़ें, इससे यहाँ पर गंदगी का अंबार लग जाता है। तो कृपया ऐसा ना करें। आप रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में आस्था की डुबकी लगाने के उपरांत हम चल रहे हैं दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। हम लोग चलते हैं यहाँ पर नारियल पानी पीते हैं। अच्छा मीठा, एक पानी का गोला, पानी वाला ना पानी वाला, काले काले पानी वाला, छोटा वाला पानी वाला। जय रामनाथ स्वामी की। ओम रामेश्वराय नमः। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोस प्राप्त होती रहें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़। और ये 22 कुंडों का जो तीर्थ का जल है उसको स्नान करने के लिए लोग यहाँ लगे हुए हैं। और ये एक और गोपुरम, ये उत्तर गोपुरम है। अब हम इसी से अंदर चलेंगे मंदिर के और वहाँ दर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के जो ये गलियारे हैं ये विश्व के सबसे बड़े गलियारे हैं। और यहाँ मंदिर के अंदर देखिए मार्केट भी लगी हुई है और खंभे काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर पेंटिंग बहुत अच्छी की गई है, क्योंकि कई शैलियाँ हैं यहाँ पर, कई राजाओं ने इस पर शासन भी किया है। रामायण के अनुसार एक साधु ने श्री राम को कहा था कि शिवलिंग स्थापित करने से वहाँ रावण के वध के पाप से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए श्री राम ने भगवान हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन वह शिवलिंग लेकर समय पर न वापस आ सके। इसलिए माता सीता ने मिट्टी की मदद से एक शिवलिंग तैयार किया, जिसे रामलिंग कहा जाता है। और हनुमान जी वापस लौटे तो उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ। उनके दुख को देखकर भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग का नाम वैश्वलिंगम रखा।
इसी कारण रामनाथ स्वामी मंदिर को वैष्णववाद और शैववाद दोनों का संगम कहा जाता है। हम सभी ने बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त किए। चूँकि कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था तो अंदर का कोई भी फुटेज हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। और अब रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन के उपरांत आ गए हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल जो APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध APJ अब्दुल कलाम सर से है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और ये अंदर से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कलाम साहब की समाधि स्थल भी है और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी सामग्रियाँ रखी हुई हैं अंदर। और इसी वीडियो में मैं आपको आगे अभी APJ अब्दुल कलाम सर का जो आवास है, जो उनका पैतृक निवास है, वहाँ भी ले चलेंगे। इसके अंदर भी जो है कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम फिलहाल अंदर भ्रमण करके आ चुके हैं। चलते हैं आगे रामेश्वरम के तीसरे स्थान के लिए, जो है लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम एक खूबसूरत तालाब है। इसका पौराणिक महत्व है क्योंकि यहाँ लक्ष्मण ने तालाब में स्नान किया था। मिथक के अनुसार भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी थी और भगवान शिव की पूजा की थी। इसी तीर्थ में स्नान भी किया था। पवित्र तालाब में मछलियाँ हैं और थाई पूषम उत्सव के दौरान रामनाथ स्वामी का एक जुलूस आयोजित किया जाता है। यहीं बगल में नागनादिर मंदिर भी है और तालाब हम भी आपको दिखाएंगे, उसकी छटा दिखाएंगे। और मंदिर देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। दक्षिण के मंदिरों में बहुत खूबसूरती ये रहती है कि जो साइड में पिलर होते हैं बहुत सुंदर से डिज़ाइन किए जाते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है, हम इसके अंदर दर्शन प्राप्त करते हैं। और सामने नागनादर मंदिर है। अभी हम आपको ये तालाब दिखाते हैं और ये देखिए सुंदर सा तालाब है। यहीं पर कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने स्नान किया था शिव जी की पूजन से पूर्व। और ये बगल में है नागनादर मंदिर। नागनादर मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अब इसके बाद में चलते हैं पंबन ब्रिज। पंबन पुल भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला एक रेल सेतु है। यह अगस्त 1911 से बनना शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ। तब ये भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। ये सन 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु रहा है। सन 1988 में रेल पुल से समानांतर एक सड़क पुल भी बनाया गया जो राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का भाग है। इस रोड ब्रिज को अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग NH49 को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 2 अक्टूबर 1988 को किया था। 2.345 किलोमीटर लंबे इस पुल को पूरा करने में करीब 14 साल लगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इस पंबन ब्रिज का। पंबन ब्रिज के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं जिनको हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और पूरा ये ब्रिज हम आपको दिखाएंगे। रेलवे का वो भाग भी दिखाएंगे जिसके नीचे से समुद्र में जब नावें निकलती हैं तो वो चीज़ खोल दी जाती है। वो बहुत ही अद्भुत है, उसको देखना ही अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है। रामेश्वरम जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इस पंबन ब्रिज को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो विस्मय पैदा करता है। रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पंबन पुल पर रेल यात्रा को भुलाया नहीं जा सकता है। 143 पिलर के साथ मुख्य भूमि और द्वीप के बीच 2 किलोमीटर में फैला है ये पुल। फरवरी 2014 में इस पुल के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह पुल 1914 में चालू किया गया था। पंबन ब्रिज 24 फरवरी 1914 को कमीशन किया गया और 1870 के दशक की शुरुआत में पुल के निर्माण के लिए प्रयास किए गए थे। ब्रिटिश प्रशासन ने श्रीलंका फिर सेलोन के लिए व्यापार संपर्क का विस्तार करने की योजना बनाई थी। हालांकि रेल पुल का निर्माण 1911 में शुरू हुआ और इसे 24 फरवरी 1914 को चालू किया गया था। फेरी की आवाजाही की अनुमति देने के लिए पुल खुला। जर्मन इंजीनियर सेजर ने पुल के मध्य भाग को डिजाइन किया जो कि फेरी की आवाजाही की अनुमति देने के लिए खुलता है। हर महीने औसतन 10 से 15 नावें और छोटे जहाज पुल के नीचे से गुजरते हैं। रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच की कड़ी पंबन पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र कड़ी था जब इसके समानांतर चलने वाली एक सड़क पुल का निर्माण किया गया। इससे पहले यह द्वीप के मध्य में प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्रियों को ले जाता था। 2007 में नई ब्रॉड गेज लाइन रेलवे ने अपनी गेज परिवर्तन योजना के तहत मीटर गेज रेल को बंद करने का फैसला किया।
था। दरअसल रेलवे ने इस लाइन को यूनिगेज बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसे मजबूत करके ब्रॉड गेज रेल में तब्दील करने का सुझाव दिया था। इसके बाद 2007 में नई ब्रॉड गेज लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया। 1964 में आए एक बड़े चक्रवात से यह पुल बच गया। उसी चक्रवात में धनुषकोटी, जो एक संपन्न बंदरगाह शहर था, को समतल कर दिया था। दिल्ली मेट्रो के निर्माण के पीछे E. श्रीधरन ने 46 दिनों के भीतर पुल को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस पुल की ताकत का परीक्षण करने के लिए IIT मद्रास के विशेषज्ञों की एक टीम पंबन ब्रिज के बचे हुए जीवन पर एक अध्ययन कर रही है। विशेषज्ञ जंग की ताकत, स्थिरता और सीमा का पता लगाएंगे। भारतीय रेलवे इस पुल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लाने की होड़ में लगा हुआ है। माल यातायात चलाने के लिए 2009 में पुल को और मजबूत किया गया था। पर्यटकों का आकर्षण, भारत के पहले समुद्री पुल के रूप में यह अपने आप में एक पर्यटक आकर्षण भी बन गया है, क्योंकि लोग आश्चर्य से देखते हैं जब पुल के 2 पत्ते जहाज़ों को पार करने के लिए खुलते हैं, जो बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। रामेश्वरम के टूरिज्म को प्रगति देने के लिए दूसरे पुल का भी निर्माण इस समय किया जा रहा है, जो लगातार हो रहा है। अब हम आ चुके हैं रामेश्वरम की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान नटराज टेम्पल पर, और इस मंदिर की बहुत ही खासियत है, यहाँ पर मुख्य द्वार के सामने ही 2 हाथियों का स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो देखने में ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर और आकर्षक मंदिर बनाया गया है। हमारे सोम भैया आगे गए हुए हैं, देखिए कितना सुंदर है। नटराज की मूर्ति वैसे भी सभी कलाओं में निपुण होती है, देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। और नटराज मंदिर जब आप आते हैं रामेश्वरम में, तो यहाँ पर आपको 3 स्थान मिल जाएंगे। एक नटराज मंदिर के सामने ही पंचमुखी हनुमान स्वामी की बड़ी ऊंची सी प्रतिमा है, जो बहुत ही दिव्य है, उसका भी दर्शन लाभ लेंगे। और उसी के साथ में राम सेतु के जो पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं, तो उनका भी दर्शन लाभ प्राप्त होगा। और पंचमुखी हनुमान स्वामी की जो प्रतिमा है, उसके पीछे बहुत अच्छी सी एक कथा है, उसको भी हम आपको बताएंगे और आप इनके दर्शन लाभ लेते रहिए। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, दिव्य एवं भव्य। हम कोशिश करेंगे कि जो चिदम्बरम में नटराज टेम्पल है उसका भी दर्शन लाभ करें और आपको हम पूरी वीडियो दिखाएं। और ये है पंचमुखी हनुमान स्वामी मंदिर। अब मंदिर के हम अंदर चल रहे हैं। प्रतिमा बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, और कहते हैं कि इसके ऊपर सिंदूर का लेपन किया जाता है। प्रतिमा तो ब्लैक ही दिख रही है, और यहाँ देखिए ये अंदर कुआं भी है। हनुमान स्वामी की जो पंचमुखी मूर्ति है, ये पहले जो रामेश्वरम का अंतिम स्थान यानी धनुषकोटी है वहाँ पर था, लेकिन वहाँ पे 1964 में जब सैलाब आया तो इस मूर्ति को वहाँ से ला करके यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। और देखिए कितना सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जय बजरंगबली। और ये मंदिर के बगल में ही यही स्टोन है जो पानी में तैरते हैं। राम सेतु को बनाने में इन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया गया था, और ये वहाँ से ला करके यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो भी श्रद्धालु जाते हैं तो वो इनके दर्शन लाभ यहाँ प्राप्त करते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ लिखा भी गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अभी आगे हम चलेंगे बाणगंगा, तत्पश्चात रामकुंड। रामकुंड के साथ में ही लगा हुआ एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, इसको राम लक्ष्मण सीता टेम्पल बोलते हैं। जो ये टेम्पल है ये अपने मूल रूप में नहीं है, क्योंकि इसका जो वास्तविक टेम्पल है ये 1964 में नष्ट हो चुका है। और अब हम आ गए हैं बाणगंगा। रामेश्वरम का ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बाणगंगा, और ये समुद्र के बीच में मीठे जल का अद्भुत स्रोत है। अभी हम इसको दिखाएंगे पूरा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ दर्शन भ्रमण करिए रामेश्वरम के अद्भुत तीर्थ बाणगंगा का दृश्य देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही अद्भुत। दूर तक फैला हुआ आसमान और नीला समुद्र एक दूसरे को चूमने को बिल्कुल बेताब। बस इसी जो ये सामने पुल दिख रहा है, इसी पुल से चलेंगे बाणगंगा तक। और वो कुआं एक संरचना है, पहले तो कच्चा था, बाद में इसको कंक्रीट से पक्का बनाया गया है, तो हम आपको पूरा दिखाएंगे। बहुत ही अद्भुत दृश्य। ऐसी मान्यता है कि इस बाणगंगा का संबंध रामायण काल से है। प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस आए थे, तो माता सीता को इसी स्थान पर प्यास लगी थी।
मीठे जल का आसपास कोई स्रोत नहीं था तो प्रभु श्री राम ने अपने बाण से इस दिव्य जल को प्रकट किया था। बहुत ही अद्भुत जल है। अभी इस जल को हम पिएंगे भी, क्योंकि लोग बताते हैं कि जब आप बाणगंगा जाएं तो यहाँ के जल को ज़रूर पिएं, क्योंकि ये अमृत के समान है। बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति में ये जल यहाँ से मिलता है, क्योंकि चारों तरफ खारा जल है और बीच में ये मीठे जल का स्रोत बहुत ही सुंदर है। पानी निकाले, देखा पानी, ये कुआं देखिए, पूरे समुद्र के बीच में, इसमें ये मीठा जल है। श्रीलंका वापस में सीता माता जी के ब्यास ले रहे भगवान राम जी बाण मार के मीठा पानी बाण गंगा, ये समुद्र के अंदर मीठा पानी, अंदर गहरा मीठा। ये पानी निकाल रहे हैं, पी ले इसको हमें थोड़ा सा देना पहले, इसको पी लो। हम लोगों ने इस जल को पिया और इसका आचमन करवाया। बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ से भी दिखा देते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी लोग इसके जल को पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। बहुत मीठा अद्भुत जल है ये। और यहाँ का दृश्य देखिए कितना सुंदर, समुद्र की लहरें बिल्कुल यहाँ पर शांत हैं। यहाँ पर हमेशा कोई न कोई रहता है, वो डब्बे से आपको जल निकाल के देता रहता है। लोग उसको श्रद्धा अनुसार जो इच्छा होती है वो दे देते हैं। और ये देखिए इस स्थान को कंक्रीट से अब बनवा दिया गया है और नीचे ये जल का स्रोत देखिए, इसमें ये जल धीरे धीरे रिसता रहता है और इसी को निकाल कर आपको ये पीने के लिए देते हैं। अब हम आ चुके हैं रामकुंड, और रामकुंड के साथ में ही राम लक्ष्मण सीता मंदिर भी है, तो आप इनके दर्शन लाभ लीजिए। तब तक हम आपको कुछ आवश्यक जानकारी बता देते हैं। रामेश्वरम में स्टे के लिए आपको हम बता देते हैं कि क्या विकल्प हैं। रामेश्वरम में रुकने के लिए आपको 3 विकल्प मिल जाएंगे। पहला विकल्प है धर्मशाला का, जो कि आपको सबसे कम किराए में मिल जाएगा। ये धर्मशालाएँ आपको मंदिर परिसर के आसपास ही आधे से 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएंगी। यहाँ पर एक दिन का रूम का किराया 250 से 300 रुपये होता है। दूसरा विकल्प है रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के रूम्स, जिन्हें आप आने के 3 दिन पहले यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.tnhrce.gov.in से ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर रूम का किराया 500 रुपये होता है। तीसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स, जो हर जगह होते हैं। अगर आपको धर्मशाला या मंदिर के ट्रस्ट में रूम नहीं मिलता है तो रामेश्वरम में आपको बहुत से प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, जिसमें सामान्य रूम का किराया 500 से 1000 रुपये और AC रूम का रेंट 1000 से 1500 रुपये होता है। तो आप अपनी सुविधानुसार कोई भी रूम का चयन कर सकते हैं। रामेश्वरम में आपको खाने पीने में भी 2 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प तो ये है, यहाँ पर मंदिर और ट्रस्ट की ओर से लंगर चलाया जाता है, तो आप लंगर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर खाने की टाइमिंग सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक रहती है। यहाँ पर सुबह का नाश्ता और रात का भोजन नहीं दिया जाता है। तो आपका दूसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स या रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिनमें खाने का कास्ट 100 से 150 रुपये तक होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर खाना पीना ले सकते हैं। अब हम बात करें कि रामेश्वरम में आपको कितने दिन का स्टे लेना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 2 दिन का समय होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 2 दिन का स्टे अवश्य लेना चाहिए। रामेश्वरम में आपको कौन कौन सी जगहों का भ्रमण करना है, किनके दर्शन प्राप्त करने हैं, ये आपको मैं लगातार बता रहा हूँ। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समस्त जगहों का दर्शन भी प्राप्त होगा और बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। इसके साथ ही रामेश्वरम में कुल कितना खर्च आपका आएगा ये हम आगे बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोस प्राप्त होती रहें। और यहाँ देखिए छोटी छोटी कितनी संरचनाएँ बनाई गई हैं, शायद ये नाग देवता से संबंधित हैं। बहुत ही सुंदर, जय नाग देवता की। अब हम यहाँ से दर्शन करने के उपरांत चलेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस, जो भी रास्ते में पड़ेगा धनुषकोटी जाते समय। तो वहाँ चलते हैं, ये है। यहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम काफ़ी समय तक रहे थे, और ये देखिए इनका सुंदर सा फोटो भी यहाँ लगा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में पड़ता है। घर में अब्दुल कलाम जी के बचपन से संबंधित बहुत सारी तस्वीरें वहाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर कलाम जी के बारे में बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, और घर में उनके पूरे जीवन काल में उन्हें दिए गए पुरस्कार, पदक और अन्य स्मृति चिन्ह यहीं पर संरक्षित किए गए हैं। घर के भूतल में एक उपहार की दुकान है,
जहां लोग स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। संग्रहालय पहली मंजिल पर स्थित है और दूसरी मंजिल पर एक आर्ट गैलरी है। कलाम हाउस सप्ताह के दिनों में 10 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है और सप्ताह के अंत में यानी संडे को अवकाश रहता है। प्रवेश शुल्क यहाँ पर 5 रुपये है, जो बहुत ही कम है। तो यदि आप रामेश्वरम आते हैं तो यहाँ पर आप आकर के कलाम साहब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं रामेश्वरम के एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, जिसको विभीषण पट्टाभिषेकम एवं राम मंदिर बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राजाभिषेक किया था। इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी और विभीषण जी की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। ये मंदिर 1964 के विध्वंस में, जिस समय बिल्कुल सैलाब आया था धनुषकोटी में, तो उसमें यह मंदिर बच गया था। तो ये अभी भी है और इसके चारों तरफ समुद्र है, खासकर बैक वाटर से पूरा। तो ये देखिए लिखा भी है। इस मंदिर को कोथंडरमार टेम्पल भी कहते हैं। चलते हैं मंदिर के दर्शन प्राप्त करते हैं अंदर। और इस मंदिर में भी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो अंदर का कोई भी फुटेज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जहाँ तक कैमरा अलाउ है वहाँ तक हम आपको पूरा फुटेज दिखाते हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। हम सभी लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब चलेंगे रामेश्वरम की बहुत ही प्रसिद्ध स्थान धनुषकोटी। धनुषकोटी नाम सुनने से ही कुछ विचित्रता का आभास होता है, तो आप वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा। धनुषकोटी के बारे में हम आपको बहुत विस्तार से जानकारी देंगे। धनुषकोटी का बहुत ही विशेष महत्व है और ये रामेश्वरम का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, तो इसके बारे में जानते हैं। जिसे धनुषकोटी या धनुषकोडी भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक भूतपूर्व नगर है। सामने जो आप खंडहर देख रहे हैं, ये कभी धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन था, जो 1964 के तूफान में तबाह हो गया था। सामने भी कुछ आपको बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, बहुत सारी बिल्डिंग्स, मकान, वो सभी उस तूफान में तबाह हो गए थे। ये रेलवे स्टेशन है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया रेलवे स्टेशन है और यहाँ से जो धनुषकोटी का आखिरी छोर है वो मात्र 100 मीटर दूरी पर है। और सामने आपको लाइट हाउस दिख रहा है, तो अभी उधर चलेंगे और चर्च भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये रेलवे स्टेशन का दृश्य है और यहाँ पर पहले पटरी बिछी हुई थी और एक ट्रेन भी उस समय उस चक्रवात में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 115 के करीब सवार लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये देखिए इधर हॉस्पिटल और ये चर्च का सिंबल है। चर्च ये सामने है, ये चर्च थी जो उसी चक्रवात में तबाह हुई थी और करीब 1800 लोगों की उसमें मौत भी हो गई थी। तो पूरा घटना चक्र हम आपको बताएंगे वीडियो में। ये देखिए ये हॉस्पिटल है जो उस समय के प्रभाव में था, लेकिन जब चक्रवात आया उसके बाद में सब नष्ट हो गया। अब धनुषकोटी में किसी को रात में रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि रात में समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं, तो प्रशासन ने यहाँ पर रात में रुकने में पाबंदी लगा रखी है। ये सामने स्कूल है जिसमें मछुआरों के बच्चे जो यहाँ पर आते हैं वो पढ़ते हैं। तो ये हमारे ऑटो ड्राइवर ने बताया। अब हम सीधे चल रहे हैं धनुषकोटी का जो बिल्कुल आखिरी छोर है वहाँ पर। पूर्व के समय में रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में रेलवे लाइन थी, लेकिन वो तूफान में तबाह होने के बाद अब यहाँ पर वर्तमान समय में सिर्फ यही रोड है जिसके द्वारा आया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट की बसें हैं, जीप हैं और प्राइवेट बसें हैं, टेम्पो हैं। आप किसी भी साधन को ले करके यहाँ पर आ सकते हैं। वर्तमान समय में औसतन करीब 500 से 1000 तीर्थयात्री करीब में प्रतिदिन धनुषकोटी दर्शन के लिए आते हैं और त्यौहार और पूर्णिमा के दिनों में यह संख्या हज़ारों से ऊपर हो जाती है। निश्चित तौर पर यह स्थान बहुत ही आश्चर्यजनक स्थान है। यहाँ पर बस की सुविधा रामेश्वरम से कोडांडाराम कोविल मंदिर होते हुए उपलब्ध है और कई तीर्थयात्रियों को जो धनुषकोटी में पूजन अर्चन करना चाहते हैं निजी वैनों पर निर्भर होना पड़ता है, जो यात्रियों की संख्या के आधार पर 50 या 100 रुपये का शुल्क लेते हैं। संपूर्ण देश से रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों की मांग के अनुसार 2003 में दक्षिण रेलवे ने रेल मंत्रालय को रामेश्वरम से धनुषकोटी के लिए 16 किलोमीटर के रेलवे लाइन को बिछाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजा था, लेकिन उसके बारे में क्या हुआ अभी तक कोई भी जानकारी ज्ञात नहीं है। धनुषकोटी के विषय में एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, उसको हम आपको अवगत करा देते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध, जिसके पीछे ये कारण है कि
कुछ लोग कहते हैं जब सीता जी को लंका से वापस लाया गया और विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किए जाने के बाद रामचंद्र जी वापस जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि प्रभु इस राम सेतु को आप नष्ट कर दीजिए, वरना कोई भी लंका में कभी भी आ जा सकता है। इसके बाद श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोटि पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानें टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देती हैं और जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि दक्षिण की काशी की तीर्थ यात्रा महोदधि यानी बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर यानी हिंद महासागर के संगम पर धनुषकोटि में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वरम में पूजा के साथ ही पूर्ण होती है। जय श्री राम। आप सभी लोग धनुषकोटि के इन ब्यूटीफुल व्यूज़ का आनंद लेते रहिए। बहुत ही अद्भुत और लहरें देखिए कितनी तेज़ हैं और जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये संगम है। अगर हम अभी आपको दिखाएंगे हिंद महासागर की तरफ तो वहाँ लहरें बहुत ही तेज़ हैं और बंगाल खाड़ी की तरफ दिखाएंगे तो उधर लहरें बिल्कुल शांत हैं और शांत ही आपको दिखेगा। तो अभी उधर चलेंगे। देखिए इधर ये पानी का बहाव जिधर से लहरें तेज़ हैं उधर से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। काफ़ी लोग तो अंदर गए हुए हैं और यहाँ पर अंदर कुछ गार्ड्स मौजूद हैं जो विशल बजा करके लोगों को इंडिकेट करते हैं। लोग बहुत ही मस्ती से अपने फ़ोटो यहाँ से क्लिक करवा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत प्लेस है और इंटरेस्टिंग है। लोग देखिए कितना आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर और हवाएं यहाँ बहुत तेज़ हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। 1964 की उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में आपको हम अवगत करा देते हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण रात 22 दिसंबर को 23:55 पर धनुषकोटि रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 पंबन धनुषकोटि पैसेंजर, एक दैनिक नियमित सेवा जो पंबन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई, यह एक व्यापक समुद्री लहर की चपेट में तब आई जब यह धनुषकोटि रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज की दूरी पर थी। पूरी ट्रेन सभी 115 लोगों को मौत के साथ बहा ले गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवाती तूफान में मारे गए। धनुषकोटि के सभी रिहायशी घर और अन्य संरचनाएं तूफान में बर्बाद हो गई। इस विध्वंस में पंबन सेतु उच्च लहरीय हवाओं द्वारा बहा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी स्मरण करते हैं कि हलोरे लेता पानी जैसे केवल रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के ठीक करीब ठहर गया था, जहां सैकड़ों लोग तूफान के कहर से शरण लिए थे। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस शहर को भूतहा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। अब कुछ मछुआरे ही यहाँ रहते हैं। कुछ और विशेष जानकारी हम आपको वीडियो में भी आगे देंगे। और सामने अभी देखिए ये हिंद महासागर की ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें हैं, जबकि अभी दूसरी तरफ आपको हम दिखाएंगे उधर बंगाल की खाड़ी बिल्कुल शांत है और यहाँ देखिए लहरें कितनी ऊपर हैं। जब आप बराबर में खड़े होते हैं तो ये लहरें लगता है कि ऊपर ही उठती हुई आ रही हैं और सामने चट्टानों से टकरा करके तो इनका जल काफ़ी ऊपर तक जाता है। बहुत ही अद्भुत दृश्य, अविस्मरणीय है। ये देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए लहरें कितनी तेज़ इन चट्टानों से टकराती हैं और जल कितने ऊपर उठता है और यही जल रोडों पे पहुंच जाता है, वो भी दिखाएंगे। अब दूसरे तरफ हम चलते हैं जिधर बंगाल की खाड़ी है और यहीं से आपको प्रतीत हो रहा होगा कि कितना शांत है ये एरिया। और देखिए बंगाल की खाड़ी का जल कितना शांत है। लोग यहाँ पर मस्ती में बढ़िया फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, अच्छे अच्छे पोज दे रहे हैं। आप भी इसका आनंद उठाइए। अब यदि हम बात करें रामेश्वरम में रहने, खाने पीने, घूमने आदि के कुल खर्च की, तो यहाँ पर आपका कुल खर्च लगभग 1500 से 2000 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगेगा। ध्यान रहे इसमें आपको आने जाने ट्रेन या किसी भी प्रकार के रूट कन्वेंस का चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम में साइट सीन के लिए ऑटो उपलब्ध हो जाते हैं। इनसे आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये 1000 से 1200 रुपये तक मान जाते हैं। 1964 में जो धनुषकोटि में तूफान आया वो कई मामलों में अनोखा था। ये 17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र में 5 डिग्री उत्तर 93 डिग्री पूर्व में अपने केंद्र के साथ दबाव के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। 19 दिसंबर को यह एक तीव्र चक्रवाती तूफान के रूप में परिणत हो गया। इतनी कम अक्षांश पर अवसाद के गठन, 5 डिग्री उत्तर के कम अक्षांश पर दबाव का निर्माण भारतीय सागर में दुर्लभ है। हालांकि केंद्र के 5 डिग्री के भीतर टाइफून के विकसित होने के ऐसे मामले उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में आए हैं। रामेश्वरम का तूफान केवल
इतनी कम अक्षांश पर नहीं निर्मित हुआ था, लेकिन यह लगभग उसी अक्षांश एक भयंकर चक्रवाती लहर के रूप में तीव्र हो गया, जो वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। 21 दिसंबर 1964 के बाद 250 से 350 मील प्रति घंटे की दर से इसकी गति लगभग एक सीधी रेखा में पश्चिम की ओर हो गई। 22 दिसंबर को ये सीलोन के वावनिया, जो अब श्रीलंका कहा जाता है, कि 150 kts यानी 270 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु की तीव्रता के साथ पार कर गया। रात में पाक स्ट्रेट में प्रवेश कर गया और 22-23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोटी से टकरा गया। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा धनुषकोटी तबाह हो गया। एक वो समय था जब बहुत सारे पर्यटक धनुषकोटी आते थे भ्रमण के लिए, क्योंकि रामेश्वरम से धनुषकोटी का बड़ा गहरा संबंध था। और ये देखिए, ये हिंद महासागर की लहरें हैं, जो रोड बनी हुई है उसके एक तरफ पर जो लगे हुए पत्थर हैं उनसे टकराती है और कितने ऊपर तक इनका जल उठता है और यही जल धीरे धीरे करके रोड पर पहुंच जाता है। तो बहुत ही भयंकर, सोचिए इतना समय बीतने के बाद भी यह समय है कि लहरें इतने ऊपर तक आती हैं। और इसीलिए रात में यहाँ पे नहीं रुकती, क्योंकि रात में लहरों की गति काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो अब हम चल रहे हैं वापस। अभी रामेश्वरम के कई अन्य प्लेसों को हमें भेंट देना है। तो मित्रों, आप सभी बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो मित्रों, हम आपको अवगत करा दें कि इस समय हम दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। अभी तक हमने कई स्थानों को भेंट दिया है। तो अब इसके बाद हम चलेंगे तंजौर, जो चोल राजाओं से संबंधित है। वहाँ पर बृहदेश्वर शिवलिंग है, उसके दर्शन प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात चलेंगे पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी बहुत से बीच हैं, बीच को एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पर जो ऑरोविल है, ऑरोविल जो एक कस्बा है, उसको देखेंगे। वहाँ पर मात्रे मंदिर है। उसके बाद में चलेंगे जो पल्लव राजाओं की बहुत ही पसंदीदा जगह है, महाबलीपुरम। उसके बाद कांचीपुरम, और फिर हमारी यात्रा चेन्नई में समाप्त होगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और इसके पूर्व भी हमने कई प्लेसों को भेंट दिया है, तो उनके वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जा करके आप देख सकते हैं। ये यात्रा काफ़ी अच्छी हुई है हमारी, और काफ़ी हमें मज़ा आया है। क्योंकि दक्षिण भारत में पहली बार आया हूँ, तो उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भारत की यात्रा काफ़ी लंबी वैसे रहती है, तो काफ़ी आनंददायक है। और ये देखिए लहरें कितने ऊपर आती हैं और इनकी बौछार जो हमारा ऑटो है उस तक आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी ये यात्रा जो रामेश्वरम की रही, बहुत ही अच्छी रही। धनुषकोटी से अब हम चलते हैं रूम पर, और रूम पर सामान पैक करके अब चलेंगे रामेश्वरम स्टेशन, क्योंकि हमारी अभी ट्रेन है। तो उसके बाद में हम चलेंगे अब तंजौर। तो हमारी अब मुलाकात होगी तंजौर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और यदि कोई सुझाव है तो उसको भी अवश्य बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय रामेश्वरम धाम की।